नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने नरेशन के अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंस थे उनके बारे में पढ़ा था। आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में मैंने बताया कि डोंट वाला सेंटेंस है, हम उसको दो तरीके से करते हैं। तो दूसरा तरीका हम पढ़ते हैं। तो डोंट का मतलब होता है मना करने का भाव, यानी मना ही करना किसी काम के लिए, ये काम करना है ये नहीं करना है। तो डोंट का मतलब मत करो। तो सबसे पहले डोंट हेल्पिंग वर्ब भी होती है, उसके बारे में हमने बात कर ली कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आती है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आए तब तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा, जबकि इसमें लगता नहीं है। तो यहाँ पर हम दोनों बात करेंगे, पैसिव वॉइस की भी बात करनी है साथ में, और प्लस हमें नरेशन के बारे में भी बात करनी है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर ही कंफ्यूजन होती है। तो पैसिव वॉइस के समय मैंने बताया कि एक वर्ब होती है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब क्या होता है कि इस फॉरबिड में क्या छुपा हुआ रहता है, नोट है वो क्या होता है, छुपा हुआ रहता है। छुपा हुआ रहने का मतलब क्या है कि हिंदी अर्थ ही क्या होता है, फॉरबिड का मतलब मना करना। तो अगर फॉरबिड का यूज कर लिया तो नोट नहीं आता है, कहने का मतलब वाक्य में हमें नोट को यूज नहीं करना है। फिर मैंने बताया फॉरबिड की सेकंड फॉर्म होती है फॉरबिड, और थर्ड फॉर्म होती है फॉरबिडन। ये तीन फॉर्म है फॉरबिड की। फर्स्ट फॉर्म फॉरबिड, सेकंड फॉरबिड, थर्ड फॉरबिडन। तो यहां पर ये दो वर्ब हैं, यहीं पर कंफ्यूजन होती है। किस प्रकार से होती है पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में। एक सेंटेंस लिखते हैं पहले हम नरेशन के अंदर। शी सेड टू मी डोंट पार्क योर कार हियर। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी जो कार है उसको यहां पर पार्क मत करो। तो यहां पर डोंट से वाक्य की शुरुआत है, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। डोंट यानी मना किया, पार्क यानी लगाना खड़ी करना, ये वर्ब है, तो यहां सब्जेक्ट आना चाहिए था। सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, यू। उसने मुझसे कहा, तो मुझसे कहा तो उसने क्या कहा कि तुम्हारी जो कार है उसको यहाँ पार्क मत करो। तो सबसे पहले हमने कल तरीका सीखा था, सी लिख दिया, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, टू। फिर कहा कि नोट का भाव है, नोट है इसमें, तो टू के बाद में तो वर्ब आती है, तो ये नोट है वो टू से पहले लगा दो, ये डोंट हट गया। उसके बाद पार्क, ये वर्ब है, यहां पर लिख देंगे पार्क। योर कार, योर पजेजिव एडजेक्टिव है, तो यहां पर पजेजिव केस, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, तो मी का पजेजिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई। ये तो पता है किससे आया था। उसके बाद में कार और हियर को किस में चेंज करते हैं, देयर में। ये बात समझ में आ गई होगी। डोंट हट गया, नोट लग गया टू से पहले। उसके बाद में हम वाक्य के सेंटेंस के भाव के अनुसार उसने रिक्वेस्ट की होगी, ऑर्डर्ड किया होगा, जो भी है, यानी सी हम ऑर्डर्ड कर देते हैं, ऑर्डर्ड किया है। कौन सी फॉर्म है ये, सेकंड फॉर्म, क्योंकि ऊपर भी कौन सी फॉर्म है, सेकंड, तो नीचे भी सेकंड आएगी। ऑर्डर के बाद में टू नहीं लगता है। उसके बाद बचा हुआ क्या है, मी। ये तरीका हमने कल पढ़ा था कि इस प्रकार से वाक्यों को हम चेंज कर सकते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में। आज हम बात करते हैं कि हमें नोट का यूज नहीं करना है, क्योंकि हमारी एग्जाम में कुछ कभी कभी लगभग नीचे सॉल्यूशन आता है आधा, यानी इन्वर्टेड कोमा के बाहर रिपोर्टिंग पार्ट है, वो हमारा जो वर्ब है मेन वर्ब तक सॉल्यूशन किया हुआ होता है। तो अगर उन्होंने यहां तक दे दिया ऑर्डर्ड, इससे बनाना है, तब तो आपके ठीक है,
डिनाइड भी हो सकता है, वो भी मैंने उसमें बताया था। ऑर्डर्ड दे रखा है तो फिर हमें यहां से आगे करना है, तब हमें पता चल गया कि हमें इस नोट को यूज करना है, क्योंकि ऑर्डर में नोट थोड़ी छुपा हुआ है। लेकिन अगर उन्होंने एग्जाम में इस प्रकार से ना देकर दूसरा तरीका अपना लिया कि अगर इस प्रकार लिखें, तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको यह तो पता ही है कि जब फॉरबिड का यूज होता है तो वर्ब की जो फॉरबिड का यूज करना होता है तो उस वाक्य के अंदर नोट का यूज नहीं होता है। तो हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, यहां लिखा सी, सेड टू को हमें किस में चेंज करना है, फॉरबिड में चेंज करना है, फॉरबिड में या फॉरबिडन में, किस में चेंज करेंगे, कौन सी फॉर्म है ये, सेकंड, तो फॉरबिड की भी क्या आएगी, सेकंड फॉर्म, यानी फॉरबिड। बात समझ में आ गई होगी। यहां फॉरबिड क्यों हुआ, क्योंकि वाक्य डोंट वाला है, मना करने का भाव है, मना करने के लिए फॉरबिड का भी यूज किया जाता है, सेकंड फॉर्म है, तो सेड टू को किस में चेंज कर दिया, फॉरबिड में। फॉरबिड का जब प्रयोग होगा तो वाक्य में नोट आएगा या नहीं आएगा, वाक्य में नोट का यूज नहीं कर सकते, तो सी फॉरबिड मी, उसके बाद टू पार्क माई कार देयर। ये बात समझ में आई होगी। हमने सेड टू को किस में चेंज कर दिया, फॉरबिड में। यहां सेकंड फॉर्म है तो यहां पर भी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म। और जब फॉरबिड आता है, फॉरबिड की जो भी वर्ब आती है तो उस वाक्य में नोट का यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है, मना करना। इसलिए इस प्रकार से भी हम इस वाक्यों को बना सकते हैं। कुछ उदाहरण और करते हैं। पहले हम देख लेते हैं क्या सीखा हमने। डोंट को दो तरीके से बनाया था, कनेक्टिव, दोनों तरीके में क्या लगाया, कनेक्टिव। कनेक्टिव के रूप में हमने यूज किया था टू का। पहली बात ये सीखी, टू का कनेक्टिव का मतलब इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हमने किसका यूज किया, टू का। फिर दूसरी बात सीखी कि टू के बाद में वर्ब की फॉर्म आएगी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेवर वाला सीखा था, नेवर वर्ब फॉर्म नहीं है, एडवर्ब है, तो नेवर का यूज हमने टू से पहले कर लिया। समझ में आ गया होगा। पहला तरीका है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर आएगी, तो हमें डोंट आया हुआ है वाक्य में, तो हम इस टू से पहले यहां क्या लगा देंगे, नोट। बाकी सब केस प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस करने पड़ेंगे। और टेंस संबंधित कोई परिवर्तन आएगा है ही नहीं। तो ये हमने चार काम सीखे हैं कि एक तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए टू लगेगा, इंपेरेटिव सेंटेंस है। दूसरा है टू के बाद वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए। तीसरा है कि डोंट आया हुआ है तो इस टू से पहले आप क्या लगा दो, नोट लगा दो। और फिर प्रोनाउन संबंधित जो भी परिवर्तन है और वाक्य का जो भाव है, यानी कि कहने का मतलब है, यहां पर अगर हम इस प्रकार नोट का यूज करेंगे तो नोट से पहले ऑर्डर्ड आ सकता है, एडवाइज्ड, कमांडेड, इसका यूज करेंगे, रिक्वेस्टेड। तो ये तरीका है, इस प्रकार से हम इनको चेंज करेंगे। सेड टू को किसको चेंज करेंगे, सेड टू को इस प्रकार से हम चेंज करेंगे। जब ऑर्डर्ड, एडवाइज, कमांडेड और रिक्वेस्टेड आता है तो नोट का यूज करना है। नोट का यूज कहां करेंगे, टू से पहले। जैसे अभी
सेड टू मी डोंट स्टैंड हियर, यहां मत खड़े हो। तो सबसे पहले है सेड टू, मैंने यहां लिख दिया है, पहला परिवर्तन यही होता है। सेड टू को आप इनमें से किसी में भी चेंज कर दो, यानी सी ऑर्डर्ड, उसके बाद में क्या बचा हुआ है मी, ये क्या है इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे टू, ये टू लगा दिया। टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट स्टैंड, खड़ा होना, वर्ब लगा दी। उसके बाद में टू से पहले आप इसका यूज कर दो, डोंट आया हुआ तो नोट, यहां पर क्या लग जाएगा नोट, और हियर को किस में चेंज कर देंगे देयर। ये बात समझ में आई होगी किस प्रकार से हमने इनको फॉलो किया है। आगे हम, ये तरीका तो है जब हमें इनमें से किसी का यूज करना है। अब तरीका दूसरा सीखा है कि फॉरबिड से करना हो तो किस प्रकार से करेंगे। बात वही है, बस एग्जाम में अगर सॉल्यूशन किया हुआ है तो वहां पर हमारे समस्या हो जाती है कि किस प्रकार से इनको चेंज करना है। बस ध्यान यही रखना है कि फॉरबिड और डिनाइड में किसका यूज नहीं होता है, नोट का यूज नहीं होता है। वाक्य लिखते हैं, वही वाक्य अभी जो मिटाया था, शी सेड टू मी डोंट स्टैंड हियर। पहला तरीका हमने पढ़ लिया, टू लगाया, टू से पहले नोट लगाया, स्टैंड का स्टैंड, हियर का टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित परिवर्तन पढ़ लिया था। देयर, सेड टू को भाव के अनुसार, यहां मी बचा हुआ है, ऑर्डर्ड कर दिया और यहां लिख दिया सी। ये तो था पहला तरीका। अब दूसरा है कि अगर हम फॉरबिड से करें तो नोट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वाक्य में फॉरबिड का मतलब ही नोट होता है। तो पहला तरीका क्या करेंगे, सेड टू किस में चेंज करेंगे। पहला तरीका देखो, सेड टू है, किस में चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म फॉरबिड में। बात समझ में आ गई, सेड टू किस में चेंज हुआ, फॉरबिड में। फिर इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए कनेक्टिव क्या लगाएंगे, टू। फिर टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। यही रूल है, नोट का यूज नहीं करना है, बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। अगर इतना ध्यान है तो फिर हमारा वाक्य है वो आराम से चेंज हो जाएगा। हम गलती से फॉरबिड वाले वाक्यों में नोट लगा देते हैं और कुछ समझाना नहीं है, बस मेन बात यही है। तो हम इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, सी फॉरबिड मी टू, क्योंकि डोंट तो हट गया किससे, स्टैंड देयर। यहां लिख दो, डोंट हटा देंगे। ये बात समझ में आई होगी किस प्रकार से इन वाक्यों को हम चेंज कर सकते हैं। और उदाहरण करेंगे, दोनों तरीकों से करेंगे अब की बात, कि पहला तरीका अगर इस प्रकार से है, एग्जाम में कैसे आता है वो भी मैं बता रहा हूं कि कितना हल किया हुआ होता है। रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसकी वर्ब तक सॉल्यूशन किया हुआ होता है, तो उस प्रकार से भी हम करेंगे। ये बात आपको समझ में आई होगी कि फॉरबिड का यूज करके भी हम कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आज तक तो वैसे वाक्य आए नहीं है कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो पास्ट टेंस है, पास्ट में चारों टेंस आ सकते हैं, लेकिन हमेशा लगभग पास्ट सिंपल का ही यूज किया हुआ होता है, इसलिए हम फॉरबिड कर रहे हैं। लेकिन थर्ड फॉर्म भी ध्यान रखनी है, क्योंकि हेड फॉरबिडन भी हो सकता है अगर लिखा हुआ बाहर पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ऐसे चेंजेस आए नहीं है, इसलिए बता नहीं रहे हैं। बाकी पास्ट सिंपल पर ही फोकस रहता है और उनका इस प्रकार से बनता है। अगर पास्ट परफेक्ट है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो उसको थर्ड फॉर्म कर देंगे फॉरबिड का, फॉरबिडन।
कुछ सेंटेंस हम करते हैं। वाक्य है दे सेड टू अस डोंट राइट ऑन द वॉल, वॉल यानी दीवार। इसका हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। किस प्रकार से बनाएंगे? दोनों तरीकों से बनाना है। एग्जाम में कितना दिया हुआ होता है, इस प्रकार दिया हुआ आएगा दे ऑर्डर्ड, उसके बाद में फुल स्टॉप। या फिर दूसरे तरीके से कैसा आता है दे फॉरबेड और फुल स्टॉप। इस प्रकार से ये आ जाए या फिर ये आ जाए। तो इन दोनों में थोड़ा ही फर्क है कि फॉरबेड आता है तो नोट का यूज नहीं करना है, और ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, कमांडेड कुछ भी आए, डिनाइड आता है तो भी नोट का यूज नहीं करते हैं। पैसिव में पढ़ लिया। अब कैसे बनाएंगे बताओ? पहला वाक्य अगर हम ऑर्डर्ड से बनाए तो कैसे? कहने का मतलब है सेड टू को किस में चेंज किया हुआ गया है? ऑर्डर्ड में। फिर क्या बचा हुआ है? अस। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? टू। नोट यहां लगा दूं? नोट यहां लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि टू के बाद में तो वर्ब आएगी। कहने का मतलब है इस डोंट को हटाने के लिए किसका यूज करेंगे? नोट का। नोट कहां यूज कर देंगे? टू से पहले। ठीक है। अब यही गलती होती है कि टू के बाद नोट लगा देते हैं। टू के बाद तो वर्ब आएगी। वर्ब कौन सी है? राइट ऑन द वॉल। ये बात समझ में आई होगी। दूसरा तरीका है कि फॉरबेड से बनाना है। उन्होंने हल किया हुआ है, कितना यहां तक हल किया हुआ है, आगे आपको चेंज करना है। तो सेड टू किस में चेंज हो गया? फॉरबेड में। बचा हुआ है अस। उसके बाद में यहां नोट लगा दूं? नोट का यूज नहीं होगा। उसके बाद में टू राइट ऑन द वॉल, यानी फॉरबिड आ जाता है तो नोट का यूज नहीं करना। यह समझ में आया होगा। अब अगला सेंटेंस करते हैं। शी said to them don't teach the animals। परेशान करना। दो तरीके से बनाना है। यहां लिख दिया है सी रिक्वेस्टेड, आगे वाक्य। दूसरा है सी फॉरबेड। दोनों तरीके से हमें बनाना है। हमने दोनों तरीके पढ़ लिए हैं। कैसे बनेगा? तो पहला है सी रिक्वेस्टेड से बनाना है। तो रिक्वेस्टेड में नोट का यूज होगा क्योंकि डोंट आया हुआ है। तो यहां तक सेड टू किस में चेंज हो गया? रिक्वेस्टेड में। फिर आएगा देम। ठीक है। इन्वर्टेड कोमा हट रही है, टू आ रहा है तो टू से पहले किसका यूज कर देंगे? नोट टू। और नोट हट गया है, डोंट हट गया है, नोट आ गया है। टीज द एनिमल। फिर दूसरा तरीका है कि फॉरबेड से बनाओ। तो सी फॉरबेड, यहां क्या हो जाएगा? देम।
अब इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, 2, और 2 से पहले हमें यहाँ नोट का यूज नहीं कर सकते क्योंकि फॉरवर्ड आया हुआ है, तो यानी डोंट हट चुका है फॉरवर्ड से, तो बचा हुआ क्या है, टीज द एनिमल्स। ये बात आपको समझ में आई होगी डोंट वाले वाक्यों में। इस प्रकार से हमें वाक्यों को चेंज करना होता है। अब यहीं पर हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं। ये 2 सेंटेंस है, डोंट राइट ऑन द वॉल। मैं क्यों पैसिव वॉइस की बात कर रहा हूं, क्योंकि कंफ्यूजन यही होती है। फॉरबिड कहाँ यूज करना है, फॉरबिड कहाँ है, फॉरबिडन कहाँ है। देखो अगर आपने टेंस सही ढंग से पढ़े, पैसिव वॉइस सही पढ़े, तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं तो यहाँ पर कंफ्यूजन आ जाती है। और यहीं पर क्योंकि हमारे एग्जाम में भी लगभग इंपेरेटिव सेंटेंस पर ज्यादा जोर होता है, नरेशन में और पैसिव वॉइस में, और वहीं पर कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा। तो पैसिव वॉइस के जो रूल बता रखे हैं, अगर उनको आपने सही ध्यान से पढ़ा है, जैसा है वैसा ही रहेगा। P3 पैसिव वॉइस में वर्ब की 3rd फॉर्म आती है। अगर इतनी ही बात ध्यान है तो फिर तो कंफ्यूजन नहीं, नहीं तो कंफ्यूजन होती है। यहां पर क्या होता है, यही सेंटेंस हम लेते हैं पैसिव वॉइस में, कि पैसिव वॉइस में इनका किस प्रकार से हमें चेंज करना है। इस प्रकार लिखा हुआ है, डोंट टीच द एनिमल्स। इस प्रकार से बनाना है। इस प्रकार से हमें वाक्यों को बनाना है। ये पैसिव वॉइस है, कैसे बनाएंगे बताओ। इतना हल किया हुआ है, वाक्य में क्या आया हुआ है, डोंट आया हुआ है। पैसिव वॉइस वर्ब की 3rd फॉर्म आती है। 3rd फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के लिए बिना नहीं आती है। हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई, रिक्वेस्टेड आ गया, उसके बाद में बाकी नरेशन को और इसको दोनों को ले लो। यहाँ क्या लगेगा, नोट टीज द एनिमल्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन होती है। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उस सेंटेंस का आपको पैसिव वॉइस भी बनाना है, प्लस नरेशन को नरेशन में भी चेंज करना है। सीता सेड टू हर फादर, डोंट कॉल द टीचर। ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच है। इतना लिखा हुआ है, सीता पिताजी से रिक्वेस्ट ही करेगी, रिक्वेस्टेड, आगे आपको चेंज करना है। फिर लिखा हुआ है, सीता दोनों तरीकों से चेंज करना है। फिर लिखा हुआ है, डोंट कॉल द टीचर। इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस किस प्रकार से बने, ये पहले इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, फिर हमें पैसिव वॉइस बनाना है। किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनेगा, कर दिया होगा चेंज। तो के इधर नोट नहीं आएगा तो इस साइड में लगाएंगे नोट,
और कॉल द टीचर। इसी प्रकार से बनाया होगा। फॉरवर्ड आया हुआ है तो नोट नहीं आएगा। इस प्रकार से अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है इसी चीज का। किस प्रकार से बनेगा, यहां पर सीता वीता तो नाम नहीं आएगा ना। डोंट कॉल द टीचर, वाक्य का भाव है यू आर फॉरबिडन। यहां पर थर्ड फॉर्म है, यही बताना चाह रहा हूं। यहां फॉरबिड है, यहां फॉरबिडन है। फॉरबिडन है तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, फॉरबिडन है तो नोट नहीं आएगा। यू आर फॉरबिडन तो डोंट हट गया, बाकी वाक्य लिख दो टू कॉल द टीचर। यही बात बतानी है। हम फॉरबिडन और फॉरबिड में कंफ्यूज हो जाते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। अगर इतनी सी बात पता है फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। फर्स्ट फॉर्म फॉरबिड होती है, सेकंड फॉरबिड, थर्ड फॉर्म फॉरबिडन होती है। और जब फॉरबिड फॉरब का यूज किया जाता है, डिनाई का यूज किया DENY जब यूज किया जाता है तो नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है। इतनी ही बात ध्यान रखनी है, बाकी कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही कि हमने ये पढ़ लिए हैं। अब कल हम इंपेरेटिव सेंटेंस को आगे करेंगे। अभी लेटेस्ट वाला भी सेंटेंस है, उसको वो भी इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से हमें उसका सॉल्यूशन करना है। तो आज तक ये डोंट वाला है, ये हमने पढ़ लिया है। अगर इसमें आपको कहीं पर भी समस्या आए तो आप पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।